Okay, so we will discuss today about immunity. Immunity क्या है? बहुत सारे इसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. डिफाइन इम्यूनिटी हो सकती है, क्लासीफाई इम्यूनिटी हो सकती है, ठीक है ना, और इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? तो इम्यूनिटी एक कैपेबिलिटी है हमारी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं उनके अंदर ये है टू रजिस्ट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू देयर सेल. किसी भी टाइप से यदि हम पैथोजेंस को रोकने में उसके अगेंस्ट काम करते हैं तो वो जो एबिलिटी है या क्षमता है हमारी उसको हम इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है ना. तो ये क्या है? इम्यूनिटी एक टाइप से एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है जिससे हम पैथोजेंस को रजिस्ट करते हैं कि वो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, और कर भी जाए तो मल्टीप्लाई ना कर सके, है ना. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू प्रिवेंट और इरेडिकेट इन्फेक्शंस. या तो हम इन्फेक्शंस को रोक सकें, आए नहीं, या एक बार एंटर कर जाए तो उसको हटा के ख़त्म कर सकें, तो उसी को ही हम इम्यूनिटी कहते हैं. एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी. कौन सी साइंस है जिसमें हम इम्यूनिटी स्टडी करते हैं? तो ये एक अलग एक ब्रांच है साइंस की जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. ओके. दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है कि प्लीज़ क्लासीफाई इम्यूनिटी और गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी को हम ब्रॉड लेवल में दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है. बेसिकली इम्यूनिटी इज क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स. कौन कौन सी? इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना. मेन क्लासिफिकेशन क्या हो गया? इनेट एंड एक्वायर. इनेट को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमेशा स्पेसिफिक होती है. अब ये दोनों क्या है इनको हम डिटेल में समझेंगे. सबसे पहले आता है इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इनेट का मतलब जो हमारे पास होती ही होती है, ठीक है ना, हर प्राणी के पास होती है, और वो स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक. मतलब किसी भी बीमारी के लिए हमारे पास एक इम्यूनिटी होती है, ठीक है ना. तो इनेट इम्यूनिटी कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी और नेटिव इम्यूनिटी. इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द हेल्दी इंडिविजुअल. ये हमेशा सबके अंदर होती है, ठीक है, नेचुरल होती है. प्रिपेयर टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स एंड टू रैपिडली एलिमिनेट द माइक्रोब्स दैट डू सक्सीड इन एंटरिंग द टिश्यू, ठीक है ना. और ये किसके अगेंस्ट होती है? किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट. कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश ना कर सके, वो जो इम्यूनिटी होगी, और वो जो नेचुरल होगी उसको हम इनेट कहेंगे. और ये नॉन स्पेसिफिक होगी. नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट नहीं, किसी भी पैथोजन, कोई भी पैथोजन आए उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है. इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, इट मीन्स इट एक्ट अगेंस्ट ऑल द पैथोजन्स. चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, सब के अगेंस्ट ये इनेट इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है. इनेट इम्यूनिटी या जो इनेट इम्यूनिटी सिस्टम है वो बना होता है कुछ बैरियर्स के द्वारा, ठीक है ना. इट्स मेड अप ऑफ बैरियर्स दैट एम टू कीप द वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल आउट ऑफ आवर बॉडी एंड लिमिट देयर एबिलिटी टू स्प्रेड एंड मूव थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है. ये इम्यूनिटी किसी भी पैथोजन को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकेगी, और यदि प्रवेश कर जाते हैं तो उनको मल्टीप्लाई होने से रोकेगी, ठीक है. द इनेट इम्यूनिटी और इम्यून रेस्पॉन्स इज एबल टू कॉम्बैट माइक्रोब्स इमीडिएटली अपॉन द इन्फेक्शन. और इस टाइप की जो इम्यूनिटी है वो इमीडिएट काम करती है. जैसे कोई पैथोजन या बैक्टीरिया आया तुरंत वो एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है और काम करती है. जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना. हमने समझ तो लिया कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, कि जो नॉन स्पेसिफिक है और हमेशा काम करती है, बट ये है क्या, ठीक है. तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं. कि एक तो फिजिकल डिफेंस सिस्टम है, दूसरा केमिकल डिफेंस सिस्टम है, और तीसरा सेलुलर डिफेंस सिस्टम है.
ठीक है। तो ये जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं कि सबसे पहले फिजिकल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आ गया स्किन। अब जो स्किन है वो हमारा इनेट वाला है, नॉन स्पेसिफिक है और फिजिकल है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस डायरेक्टली स्किन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो एक तरह का फिजिकल बैरियर ये बन जाता है, ठीक है ना। तो स्किन एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर अगेंस्ट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। और यदि यहाँ कट लग जाए तो इसका मतलब वहाँ पर वो डिफेंस खत्म हो गया और बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल पूछे तो उसमें आप डाल सकते हो स्किन, ठीक है ना। ये एक बैरियर है जो फिजिकल डिफेंस सिस्टम अंडर इनेट इम्यूनिटी आता है, ठीक है। इसी प्रकार जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी कुछ डिफेंस देती है बट लेस स्ट्रॉन्ग देन स्किन, ठीक है। स्किन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, म्यूकस मेम्ब्रेन से भी कुछ बैक्टीरिया तो अंदर चले ही जाते हैं, वो इम्यूनिटी का काम करती है बट वीक है, ठीक है ना, स्किन की बजाय। इफ देयर इज ए कट, वुंड और स्किन इन्फेक्शन देन दिस बैरियर इज डैमेज हो जाता है और जो माइक्रोब्स हैं वो आसानी से हमारी बॉडी में प्रवेश कर सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फोर्ट अगेंस्ट द इन्वेडर्स। ये जो स्किन होती है या फिजिकल जो डिफेंस सिस्टम है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है किसी भी टाइप के बैक्टीरिया के लिए। ये पूछती नहीं है कि टीबी वाला है तो आने दूँ या कोई एड्स का है वो आने दूँ, नहीं, सबके अगेंस्ट काम करती है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। और जो पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट काम करेंगी उसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक। वो आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। केमिकल डिफेंस भी होता है। केमिकल डिफेंस क्या है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड बाय स्किन सीबेशियस ग्लैंड्स, दे आर एसोसिएटेड with the hair follicles and they produce large amount of fatty acid which create an acidic environment which is hostile to the microorganism. It means ये जो केमिकल्स हैं जो इवन स्किन से भी प्रोड्यूस होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स के पास में है, और बालों से भी, इवन जो हमारा म्यूकस है उसमें भी, जो हमारे लार है उसमें भी, तो बहुत सारे ऐसे ये केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस को मार सकते हैं, दे कैन किल देम, है ना। तो इस टाइप का जो डिफेंस है वो क्या कहलाएगा, केमिकल डिफेंस सिस्टम कहलाएगा। और ये भी इनेट और नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट ये काम करता है, ठीक है। एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक, इसी प्रकार जो स्टमक में एसिड है, आपको पता ही है कि एसिड, कौन सा एसिड आता है स्टमक में, HCl, है ना। तो वहाँ वो भी यही काम करता है, केमिकल है, और कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो अंदर जाते हैं खाने के साथ उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार लाइसोजाइम एक एंजाइम है, वो भी यही काम करता है, केमिकली बैक्टीरियाज वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिफेंस सिस्टम आता है हमारा इनेट में, सेलुलर डिफेंस, ठीक है। सेलुलर डिफेंस क्या है कि दीज आर द सम स्पेसिफिक वाइट ब्लड सेल्स नोन एज ल्यूकोसाइट्स, दे डिफेंड और प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड दे आर आल्सो नॉन स्पेसिफिक, दे कैन एक्ट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरस। जिसमें एक मुख्य रूप से होती है फेगोसाइट, ठीक है। फेगोसाइट भी वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है जो पैथोजेंस को डायरेक्ट फेगोसाइट या खा जाती है उसको, और अंदर जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है ना। तो फेगोसाइट मीन्स ईटिंग सेल्स विच डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेगोसाइट प्ले इन द इम्यून रेस्पॉन्स। फेगोसाइट सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ये घूमती रहती है, ठीक है ना, ब्लड के साथ घूमती हैं, और इवन कई बार ब्लड वेसल से बाहर भी आ जाती है एज पर नीड। कोई भी टिश्यू पे यदि इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर ये चली जाती हैं और उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एनगल्फ कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये जो फेगोसाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलुलर डिफेंस का काम करती है, ठीक है। इसी प्रकार मैक्रोफेजेज होती हैं, ठीक है ना। मैक्रोफेजेज कैन लीव द सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ बाहर भी आ जाती हैं,
तो बाहर कौन सी आती हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल का टाइप होती हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम से बाहर आके टिश्यूज़ के अंदर आ जाती हैं और वहाँ वो बैक्टीरिया वायरस को खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको हम कहेंगे मैक्रोफेजेस। दे मूव अक्रॉस द वॉल ऑफ कैपिलरी वेसल एंड हैव द एबिलिटी टू रोम आउटसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ कट लग गया, घाव लग गया, ठीक है ना, तो वहाँ ब्लड वेसल से भी बाहर आ जाएंगी वो और टिश्यूज़ के अंदर काम करके और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगी। उनको हम क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस कहेंगे। इसी टाइप में सेल डिफेंस में हमारे पास मास्ट सेल भी होती हैं। मास्ट सेल क्या है, मास्ट सेल आर फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ होती है, कनेक्टिव टिश्यू में होती है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वुंड हीलिंग एंड डिफेंस अगेंस्ट द पैथोजन वाया इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। दे प्रोड्यूस, ये जो है मास्ट सेल वो फैगोसाइट नहीं करती हैं, खाती नहीं है, बट इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करती हैं। उससे भी हमारा एक तो वुंड हीलिंग जल्दी होती है और बैक्टीरिया भी वहाँ जल्दी से क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो ये हमारा सेलुलर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये भी वाइट ब्लड सेल है ना। तो न्यूट्रोफिल आर अगेन फैगोसाइटिक सेल्स, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज ग्रेन्युलोसाइट। इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इन सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। दीज ग्रेन्यूल्स आर वेरी टॉक्सिक टू बैक्टीरिया एंड वायरस और फंगस। ठीक है ना, और दे कॉज देम टू स्टॉप द प्रोलिफरेटिंग और दे डाई ऑन कॉन्टैक्ट। अब इनके कॉन्टैक्ट में जब वो आते हैं कौन, पैथोजन्स, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है ना, इसी पर ईओसिनोफिल्स हैं, ये भी सेलुलर डिफेंस में होती हैं। ईओसिनोफिल आर आल्सो ग्रेन्युलोसाइट्स, दे टारगेट द मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ईओसिनोफिल सीक्रेट ए रेंज ऑफ हाईली टॉक्सिक प्रोटीन्स एंड फ्री रेडिकल्स दैट किल द बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। ठीक है, तो सेलुलर डिफेंस में हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं जो अलग अलग रूप में होती हैं और वो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है, इसके अलावा वाइट ब्लड सेल में बेसोफिल भी आती हैं। बेसोफिल आर आल्सो ग्रेन्युलोसाइट्स, दे अटैक द मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स। बेसोफिल रिलीज हिस्टामीन मच लाइक द मास्ट सेल्स। ये भी डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरियाज को और ग्रेन्युलोसाइट होती हैं, मेनली पैरासाइट्स को ये डिस्ट्रॉय करती हैं ना। उसके बाद एक नेचुरल किलर सेल्स होती हैं जिनको हम एनके सेल्स बोलते हैं। दे डू नॉट अटैक पैथोजन डायरेक्टली बट दे न्यूट्रल द किलर सेल एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड होस्ट सेल इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जैसे मान लो किसी सेल के अंदर बैक्टीरिया पैथोजन है, ठीक है ना, तो ये जो एनके सेल्स हैं ये डायरेक्ट उस पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है वो नष्ट हो जाए और प्रोलिफरेट ना कर पाए या उनकी संख्या इंक्रीज ना हो। ठीक है ना, तो ये इतनी टाइप की जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। ये सारा का सारा जो हमने सिस्टम पढ़ा, फिजिकल, केमिकल और सेलुलर डिफेंस, ये सारा इनेट है, मतलब सब में होगा। ठीक है ना, एक बच्चा जो यहाँ आया है उसके अंदर बाय बर्थ है, और नॉट ओनली ह्यूमन, जो एनिमल्स हैं उनमें भी इस टाइप की इम्यूनिटी होती ही होती है। ठीक है ना, तो ये इनेट है, बाय बर्थ है, और नॉन स्पेसिफिक है, मीन्स कोई भी बैक्टीरिया आए उसके अगेंस्ट ये काम करेगी। दूसरे टाइप की आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम बाद में प्राप्त करते हैं। एक्वायर मतलब हमने रिसीव की, कहाँ से की, कहीं से भी करेंगे, आपको बर्थ ही करेंगे। ठीक है ना, तो ये हम बाद में लेते हैं और ये स्पेसिफिक होती है किसी न किसी डिजीज़ के अगेंस्ट। ओके, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड इन द लाइफ टाइम, पूरे लाइफ में आफ्टर जन्म कभी भी हम उसको ले सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। और ये डेवलप कैसे होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स से डेवलप होती है। अब एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स क्या है, कोई आइडिया है आपको? कि जब भी हमारे शरीर पे कोई एंटीजन, कोई पर्टिकुलर कोई डिजीज़ का पैथोजन, वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, वो एंटीजन कहलाता है, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है जो उसको अगेंस्ट काम करेंगी। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी बनाती है, तो इसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स कहते हैं। और ये
पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं, है ना। एंटीजन एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो माइक्रोब है या पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी, और एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है जो हमारी बॉडी बनाती है उस पैथोजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जैसे हमारे पास हमारी बॉडी में ये एक एंटीजन आया, एंटीजन मतलब कोई भी वायरस किसी भी बीमारी का, जैसे ये एंटर करता है हमारी जो बॉडी है वो उसके अगेंस्ट क्या करती है, डिफेंस एंटीबॉडीज़ बनाती है, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना, ये सेल्स बना रही हैं और ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, ये जो एंटीबॉडी बनी है ये उस एंटीजन को कवर कर लेंगी, ठीक है ना, और पूरी तरफ से उसको घेर लेंगी चारों तरफ से और न्यूट्रलाइज कर सकती हैं या उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देंगी, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये तभी बनता है जब कोई एंटीजन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बाई बर्थ नहीं होता है, ये बाद में बनता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कौन सी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम बाद में एक्वायर करते हैं, लेते हैं, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी फर्दर क्लासीफाई की जाती है दो टाइप्स में, कौन कौन सी, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इनको हम देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड एक्टिवली बाय आवर इम्यून सिस्टम आफ्टर एक्सपोजर टू द पैथोजेनिक एंटीजन, ठीक है ना। कोई एंटीजन बाहर से आता है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं, तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड वाली एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी है ये दो टाइप से हो सकती है, एक तो नेचुरली हो सकती है और एक आर्टिफिशियली हो सकती है। नेचुरली कब होगी, जब हमें कोई बीमारी होगी, जैसे कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में प्रवेश किया, मान लो ट्यूबरकुलोसिस का किया, है ना, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे। तो ये कैसे बने, एक्वायर्ड किया हमने नेचुरली क्योंकि बीमारी हुई, बट इसको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि हम कोई एंटीजन डाल दें वैक्सीन के थ्रू, तो जो भी वैक्सीनेशन करते हैं उसमें क्या होता है, एंटीजन ही होता है, तो वो एंटीजन बीमारी तो पैदा नहीं करता बट इम्यून रेस्पॉन्स पैदा करता है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। तो वो कौन से टाइप का हुआ, आर्टिफिशियली हम एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार से हो सकती है, कैसे, नेचुरली बाय डिजीज एंड आर्टिफिशियली बाय गिविंग वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन से जो भी हम इम्यूनिटी लेते हैं वो कौन सी टाइप की होगी, एक तो एक्वायर्ड होगी और स्पेसिफिक होगी। जैसे मान लो BCG लगाया तो वो सिर्फ एक बीमारी को अगेंस्ट बचाएगा, किसके अगेंस्ट, TB के अगेंस्ट। पोलियो की वैक्सीन दी तो पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे, तो वो स्पेसिफिक हो गया, डिजीज स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये हमारे एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। अब एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो फिर से दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है ना। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट। हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट है वो जो वाइट ब्लड सेल ही है, तो बी लिम्फोसाइट जो है वो जब एंटीबॉडी पैदा करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। और इसमें जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। इतने टाइप के एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी टाइप की जो इम्यूनिटी होती है वो भी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं, बट वो T लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। बी लिम्फोसाइट जो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होती है बोन मैरो से, और T लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस होती है थाइमस ग्लैंड से, है ना। तो वो भी हमारा एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और कोई भी बीमारी जो बाद में वो एंटीजन आएगा तो उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। तो वो हमारी बॉडी में बन के ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना, सेफ गार्ड
करती है। अब ये आप एग्जांपल इस पिक्चर से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये जैसे बोन मैरो है तो ये भी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रही है, और जो थाइमस ग्लैंड है वो भी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रही है ना। बोन मैरो कहाँ होती है? बोन में, और थाइमस ग्लैंड हमारी एक लिम्फोइड टिश्यू है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? लिम्फोसाइट। तो जो बोन ने बनाई वो बी लिम्फोसाइट है, और जो थाइमस ग्लैंड ने बनाई वो टी लिम्फोसाइट है। नाम चेंज है, बाकी काम इनका लगभग सेम है। अब जैसे यहाँ पर लिम्फ नोड के अंदर ये जाके रहती हैं, और जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में प्रवेश करता है उसको ये डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। और ये जो थाइमस वाली जो टी लिम्फोसाइट हैं, ये हमारे ब्लड के साथ घूमती रहती हैं, और कहीं भी कोई भी म्यूकस या क्यूटेनियस जो लिम्फोइड टिश्यू है वहाँ पर जाकर स्टे करती है। जैसे आपने सुना होगा टॉन्सिलाइटिस, है ना। तो हमारी मुंह के अंदर पीछे की तरफ क्या है? टॉन्सिल्स है। तो टॉन्सिल क्या है? एक्चुअली लिम्फ ग्लैंड्स है ना। तो वहाँ पर ये लिम्फोसाइट रहती हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ जो भी बैक्टीरिया वायरस जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ये हर दरवाजे पे होते हैं, मुंह के अंदर वहाँ भी है, नाक से जब आगे जाते हैं सांस वहाँ भी, फेरिंग्स के अंदर भी हमारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पैसिव वाली भी होती है। पैसिव वाली कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। इन पैसिव इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल रिसीव एंटीबॉडीज डायरेक्टली फ्रॉम द अनदर इंडिविजुअल और थ्रू द वैक्सीन, ठीक है ना। अब कुछ हमारे पास एंटीबॉडी हम लैब में भी तैयार करते हैं, और वो लैब में तैयार किए हुए एंटीबॉडी हम डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा टेटनस में एक तो हम वैक्सीन लगाते हैं और एक हम एंटीबॉडीज़ लगाते हैं। तो नॉर्मली एंटीबॉडीज़ काफ़ी कॉस्टली होता है, 4-5 हज़ार का एक इंजेक्शन आता है। तो जब ऐसे तुरंत हमें इम्यूनिटी चाहिए, कन्फर्म हो गया कि ये डॉग जो है वो रेबिड है, पागल है ना, और मेरे बीच से बचना है, तो इमीडिएटली फिर वो वाला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ARV से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट एंटीबॉडी लगाने पड़ेगा। क्योंकि ARV जब जाएगा वो तो अंदर जाएगा, फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, तब एंटीबॉडी बनेगी। बट यहाँ इस वैक्सीन से हम डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं जो तुरंत काम करता है, ठीक है। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली जब हम लैब में तैयार करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। कई डिजीज ऐसे हैं जिनके एंटीबॉडी हमें मार्केट में मिलते हैं, ठीक है ना, वो हम दे सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज यूजफुल फॉर rapidly getting immunity even before the individual is able to mount an active response, ठीक है ना। जल्दी हमें चाहिए तो हम इस टाइप को पैसिव इम्यूनिटी को ले लेते हैं। अगर एग्जांपल देखें पैसिव इम्यूनिटी का, तो ये एक तो न्यूबॉर्न्स के अंदर होते हैं। न्यूबॉर्न में कैसे होते हैं कि जो मदर है बच्चे को फर्स्ट मिल्क पिलाती है ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी डायरेक्ट बच्चे में जाके और बैक्टीरिया से उसको बचाती है, ठीक है। तो बेस्ट टाइप की बनी हुई एंटीबॉडीज़ मदर्स मिल्क में होती हैं, इसलिए कहते हैं इमीडिएटली हमें मदर्स मिल्क बच्चे को देना है, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वो डायरेक्ट काम करते हैं। इसके अलावा एंटीबॉडी हमें मार्केट से भी मिल सकती हैं, ठीक है ना। तो जो नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी मिलती है वो हमें ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू और प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है बच्चे के लिए, है ना, न्यूबॉर्न के लिए। और पैसिव इम्यूनिटी जो है आर्टिफिशियली भी हमें मिलती है, जो एंटीबॉडीज़ या एंटी सीरम के रूप में हमें मिलती है, ठीक है ना। ये स्नेक बाइट के अगेंस्ट मिल सकती है, डॉग बाइट के अगेंस्ट मिल सकती है, ठीक है ना। बट ये जो एंटी सीरम होते हैं ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली फ्री सप्लाई वैसे कई जगह होती भी है, बट बड़े जो हॉस्पिटलों में वहाँ होगी, बाकी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो प्लाज्मा थेरेपी देते हैं, ठीक है ना, प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा चढ़ाते हैं, वो भी इसी टाइप की इम्यूनिटी का एक रूप है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी बने हुए एंटीबॉडीज होती हैं और वो उस डिजीज़ के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन वन बॉडी मीन्स एनिमल। ज़्यादातर जो एंटीबॉडीज जो सीरम होती है वो किस में प्रोड्यूस होती है?
कोई ना कोई एनिमल में प्रोड्यूस करते हैं। कौन से में करते हैं? ज़्यादातर हॉर्स में करते हैं। लैब्स में हॉर्स में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उससे सीरम निकालते हैं और फिर उससे वैक्सीन्स तैयार करते हैं, है ना। तो वो एंटी सीरम होते हैं और ये रेडीमेड इम्यूनिटी हमें मिल जाती है मार्केट में, है ना। अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो इस टाइप के वैक्सीन एंटी सीरम से हम उसकी इम्यूनिटी थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकते हैं, बट लंबे समय तक अगर बढ़ानी हो तो एक्टिव इम्यूनिटी ही काम आएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें वैक्सीन्स वगैरह लगवाने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कई बार एग्ज़ाम में एक शॉर्ट नोट आ जाता है हर्ड इम्यूनिटी के नाम से, कि व्हाट डू यू मीन बाय हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड मीन्स कलेक्टिवली, ठीक है ना। तो हर्ड इम्यूनिटी अकर व्हेन लार्ज पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी बिकम इम्यून टू ए डिजीज नेचुरली बाय गेटिंग इन्फेक्टेड एंड रिकवर्ड एंड आर्टिफिशियली बाय गेटिंग वैक्सीन। अगर मान लो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सर्दी के दिनों में बहुत सारे लोग ये इन्फ्लुएंजा से ग्रसित होते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंजा होता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब वो ठीक होगा, कब ठीक होगा? जब अंदर एंटीबॉडी बन जाएंगे। तो ऐसे ही लार्ज एरिया में, लार्ज कम्युनिटी में जब सबको एक बार ये डिजीज़ हो गई तो सब इम्यून हो गए, तो उस इम्यूनिटी को हम हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तो एक तो ये नेचुरली हो जाती है, जैसे आपने कोविड के टाइम में भी देखा होगा, जब कोविड हुआ था तो जब वो अगर ठीक नहीं हुए तो डेथ हो जाती थी, ठीक हो गए तो वो कुछ समय के लिए इम्यून हो जाते थे, और एक एरिया जब इम्यून हो जाता था तो आगे धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती रहती थी। इसी प्रकार हम हर्ड इम्यूनिटी आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो किसी एरिया में हमें ये खतरा हुआ कि मीजल्स फैलने वाला है, तो हम फटाफट सारे वहाँ के बच्चों को एक्टिवली जा के मीजल्स की वैक्सीन लगा देंगे। कोई भी ऐसे बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, तो सारे जब इम्यून हो जाएंगे तो वो बीमारी रहेगी कहाँ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? हर्ड इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ इम्यून करना हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। और ये दो टाइप से हो सकती है, एक तो नेचुरली कोई डिजीज स्प्रेड हो गई तो इम्यूनिटी हो जाएगी, और एक वैक्सीन्स के द्वारा भी हम लार्ज स्केल पे वैक्सीन लगा के हर्ड इम्यूनिटी कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल आप लोगों ने लेटेस्ट सुना होगा, HPV वैक्सीन लगा रहे हैं, सुना? किस किस ने सुना है? 9 से 14 साल की सभी बच्चियों को पूरे इंडिया में HPV वैक्सीन लगेगा, ठीक है ना। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगेंस्ट सर्विक्स कैंसर। तो ये वैसे कैंसर के लिए है, बट वो एक प्रकार का वायरस ही है। तो जब एक साथ इतने लेवल पे लगेगा तो हर्ड इम्यूनिटी वहाँ भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट आए तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास में हमें मेन क्या क्या चीज़ें